Welcome back to my channel. In this video we will study about a very interesting topic, that is work and its calculation. Okay, so let's get started. So work calculation हम लोग आज पढ़ेंगे. तो वर्क क्या होता है? सबसे पहले वर्क मतलब काम हो गया. हमारे डेली लाइफ में और फिजिक्स के भाषा में वर्क का अलग अलग डेफिनेशन है. हमारे डेली लाइफ में क्या सब कुछ, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सब हो गया वर्क. पर फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क तभी होता है, मतलब एक चीज़ को हम लोग तभी वर्क कहते हैं जब when a force applied on a body that causes displacement in the body then the work is said to be done. Then the work is said to be done. Said to be done. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई मास m है और इस पे हम फोर्स लगाएं. इस पे क्या लगाएं? हम फोर्स लगाएं और फोर्स के ही डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ. क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ. डिस्प्लेसमेंट मतलब ये यहाँ चला गया. मान के चलो 2 मीटर का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ. तभी कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लेट्स सपोज एक बुक है यहाँ पे. हाँ, ये एक बुक है. ये मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये हम फोर्स लगा रहे हैं. इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में देखो ऑब्जेक्ट जो है हमारा डिस्प्लेस कर रहा है, मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में. तब हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है एक्चुअली. पर देखो अगर हम ऐसे रखे हैं इस बुक को तो हम फोर्स लगा रहे हैं क्या? हाँ, लगा रहे हैं. कैसे लगा रहे हैं? ये ग्रेविटी इसको खींच रहा है, बुक को mg से नीचे खींच रहा है और बुक को हम होल्ड किए हैं. कैसे होल्ड किए हैं? ग्रेविटी के अपोजिशन में हम नॉर्मल लगा रहे हैं. mg क्या लगा रहे हैं? हम ऊपर उतना ही नॉर्मल लगा रहे हैं. इसका मतलब इस बुक पे हम फोर्स तो लगा रहे हैं और कुछ देर के बाद हम अगर इसको ऐसे ही रखे रहेंगे तो मेरा हाथ में फटीक हो जाएगा, मतलब एनर्जी मेरे बॉडी के अंदर कम हो जाएगा. ओके, पर वर्क हम कर रहे हैं ज़ीरो. कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का नहीं है. अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और फोर्स लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, फिर भी वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा. और एक फिर क्वेश्चन आ गया, जब हम वर्क डन कर रहे हैं ज़ीरो, फिर भी हमारे बॉडी में एनर्जी का कमी क्यों हो जा रहा है? अगर इसको हम आधा घंटा तक रखे रहेंगे तो एनर्जी हमारे बॉडी में क्यों कम हो जाएगा? उसका बेसिक सा रीज़न है. अगर देखो यहाँ पे इस बुक को हम होल्ड किए हुए हैं, मेरा यहाँ पे जो मसल्स है वो टाइट हो गया. ओके, टाइट हो गया और ये मसल्स इस बुक को होल्ड करने के लिए मेरे बॉडी में जितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या एनर्जी होगा उसको यूज़ अप करेगा. कुछ देर के बाद एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मेरा आर्म फटीक महसूस करने लगेगा. दैट्स द रीज़न. पर वर्क डन क्या हो रहा है इस होल सिनेरियो में? वर्क डन इज़ स्टिल ज़ीरो. ओके, सो हम लोग ये समझ गए कि फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क का मतलब क्या होता है. फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क डन कब कहा जाता है? वर्क डन तब कहा जाता है जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स के ही डायरेक्शन में, ये नहीं कि ये बॉडी है, फोर्स लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तब वर्क ज़ीरो हो जाएगा. जब हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि वर्क डन है. अगर वैसा सिनेरियो नहीं बन रहा है तो वर्क डन हमारा ज़ीरो. ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट चीज़ आता है कि हम लोग वर्क तो समझ गए वर्क क्या होता है, वर्क डन कब कहा जाता है. अब वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ कैन वी कैलकुलेट वर्क डन? ओके, सो लेट्स स्टडी कैलकुलेशन ऑफ वर्क. सो वर्क जो है, वर्क ये होता है प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड and displacement in the direction of force, okay. यहाँ तक क्लियर है कि वर्क को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वर्क बेसिकली होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, जो बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और फोर्स, उस दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग ही वर्क कहते हैं। लेट्स सपोज एन एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रहा है 5 मीटर। 5 मीटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क कितना हुआ इस सिनेरियो में, वर्क इज इक्वल्स टू क्या, तो हम लोग पढ़े हैं वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड कितना है, 5 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर, और इस दोनों का प्रोडक्ट का, 5 मीटर के प्रोडक्ट का हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर। 25 न्यूटन मीटर, तो वर्क हो जाएगा 25 न्यूटन मीटर। और वर्क का SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। क्या होता है, जूल। एंड CGS यूनिट क्या होता है वर्क का, इट इज अर्ग। क्या कहते हैं इसको, अर्ग। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to the power 7 अर्ग, एंड 1 अर्ग इज इक्वल्स टू 10 to the power -7 जूल, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्चुअली वर्क, 25 जूल। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर जूल को डिफाइन करना हो, कहा जाता है डिफाइन 1 जूल। सो लेट्स सपोज कि 1 न्यूटन मीटर, जस्ट क्वेश्चन रहे डिफाइन 1 जूल, देन देखो 1 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, और वो ऑब्जेक्ट मास m है, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। तो वर्क हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर दैट इज इक्वल्स टू 1 जूल। 1 जूल, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब 1 जूल को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वी अप्लाई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी that causes the body to displace by 1 meter, then we can say that the work done is 1 joule, okay। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग समझ गए कि वर्क क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पर लेट्स सपोज एक हम और एग्जांपल देते हैं, और उसमें हम अगर हमसे पूछा जाए कि वर्क डन बताओ, तब कैसे बताएंगे। तो लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या लग रहा है इस पे फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे कि ट्रॉली होता है, तो ट्रॉली ऐसा ही ना होता है, हम लोग ऐसे पकड़ के उसके हैंडल को ऐसे ले जाते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है। तो वही सेम सिनेरियो एग्जैक्ट मानो कि ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है, और इस डायरेक्शन में कुछ एंगल पे, कुछ एंगल पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, S डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x डायरेक्शन में, ओके। तो अब बताओ, अब नाउ फाइंड वर्क डन। अगर ऐसे कह देते हैं कि 5 न्यूटन का इधर फोर्स अब लगा रहे हैं हम लोग, 5 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का। अब फाइंड वर्क डन। तो यहाँ पे सिंपली
वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, इसका मतलब 10 जूल हो जाएगा क्या वर्क। पर नहीं, हम लोग डेफिनेशन में क्या पढ़े थे, हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स है और उस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क डन कहते हैं। पर यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन हम लोग ऐसे सिंपली नहीं कर सकते हैं, तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक और नया फॉर्मूला दिया गया, क्या है, वर्क डन एट एन एंगल पे ही ना हम लोग को फाइंड करना है वर्क डन, एफ एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। एफ एस कॉस थीटा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा हो गया इस दोनों के बीच का एंगल। ओके, सो उस हिसाब से हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में आता है कि यहाँ पे कॉस थीटा का ही क्यों यूज़ किया गया, साइन थीटा का क्यों नहीं यूज़ किया गया, टैन थीटा का क्यों नहीं यूज़ किया गया, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्यों नहीं यूज़ किया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों नहीं यूज़ किया गया, कॉस थीटा ही क्यों यूज़ किया गया। तो उसका 3 रीज़न है और अभी एक एक रीज़न करके हम बताते हैं। पहला रीज़न क्या है, पहला रीज़न है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि वर्क डन होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो ये माइंड में रखिए, क्लियर। सो और हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। क्या पढ़े हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन। और हम लोग को पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इज़ बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। तो एक एग्जांपल से बताते हैं पहले हम। लेट्स सपोज ये एक बॉल है, क्या है, ये बॉल है और इसको इस डायरेक्शन में हम फेंके हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं, तो क्या होगा, ये आगे भी बढ़ेगा, ये एक्स डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस में भी चलेगा और वाई एक्सिस, मतलब अगर बॉल को हम लोग ग्राउंड से फेंकते हैं तो ये आगे भी बढ़ता है और ऊपर ही बढ़ता है, वाई डायरेक्शन में भी चढ़ता है, एक्स डायरेक्शन में भी चलता है साइमल्टेनियसली। अगर ये बॉल को हम फेंकें तो ये आगे बढ़ के ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। इसका मतलब इस बॉल में कुछ वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस का, मतलब आगे या एक्स एक्सिस हम बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस में कुछ वेलोसिटी होगा और ऊपर जाने वाई एक्सिस में भी कुछ वेलोसिटी होगा। तो वेक्टर रिजोल्यूशन मतलब हुआ कि हम लोग रिजॉल्व करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इस बॉल का कितना वेलोसिटी है और वाई डायरेक्शन में इस बॉल का कितना वेलोसिटी है। अगर एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम होता तो ऐसा नहीं होता जितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है उतना स्पीड से ऊपर जाता, पर ऐसा नहीं होता है, आगे बढ़ता है स्पीड से और ऊपर जाता है कम स्पीड से, और कुछ हाइट जाने के बाद ये रुक जाता है और फिर नीचे जाने लगता है। इसी तरह से अगर इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि एक फोर्स इधर लग रहा होगा, इसी फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा और दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। ओके, और F2 यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और ये F2 दूसरा इसका कंपोनेंट इस फोर्स का, और ग्रेविटेशन फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे, तो बचता है ये फोर्स, और इसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का, और इसी डायरेक्शन में F1 कंपोनेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा वेक्टर रिजोल्यूशन। और हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो वेक्टर रिजोल्यूशन के वीडियो में पढ़े थे कि जिस डायरेक्शन में थीटा होता है, जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उस डायरेक्शन में हम लोग कहते हैं F cos थीटा। इसका मतलब F cos थीटा इस डायरेक्शन में है और
अपर परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। इसका मतलब एफ कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एफ साइन थीटा वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है। अगर हम वही प्रीवियस बॉल का ले लें एग्जांपल, तो ये एक बॉल था और बॉल को हम लोग फेंके थे ऐसे, बॉल यहाँ गया और फिर बॉल यहाँ गया और फिर वो नीचे आ गया। ओके, इसका मतलब यहाँ पे बॉल का वेलोसिटी होगा v cos थीटा और ऊपर वेलोसिटी होगा v sin थीटा। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगा v cos थीटा और ऊपर वेलोसिटी होगा v sin थीटा। ओके, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इसको कहते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स, जब mg और v sin थीटा जब इक्वल हो जाएंगे, तब जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब बॉल ऊपर आगे नहीं बढ़ेगा, तब बॉल क्या होगा, ऊपर नहीं बढ़ेगा, तब बॉल नीचे आने लगेंगे। ओके, इसी तरह देखो यहाँ पे f sin थीटा फोर्स ऊपर लग रहा है, एक इस फोर्स का कंपोनेंट f sin थीटा, इतना फोर्स ऊपर लग रहा है ऑब्जेक्ट के, पर ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है। इसका मतलब ऊपर का जो फोर्स है एफ साइन थीटा वो कैंसिल हो रहा होगा, किससे कैंसिल हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से, mg, मतलब mg और एफ साइन थीटा कैंसल ईच अदर। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स करवा रहा है, अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स करवा रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा फोर्स करवा रहा है, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है हमारा एफ कॉस थीटा। ये जो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था इस पे, ये कौन से फोर्स के द्वारा था, ये था हमारे एफ कॉस थीटा फोर्स के द्वारा। और डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा एक्स एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है एक्स एक्सिस में, तो वर्क डन क्या हुआ, वर्क डन हो गया प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स in the direction of displacement and displacement in the direction of force। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यहाँ पे फोर्स क्या है, f cos थीटा है और डिस्प्लेसमेंट है हमारा s, और इसी वजह से वर्क आ गया f cos थीटा s। ओके, f cos थीटा s, f cos थीटा s। तो समझ गए कि वो एक्सप्रेशन जो था कि वर्क एट एंगल पे हम लोग एफ कॉस थीटा क्यों लिखते हैं, कॉस थीटा क्यों आता है, इस लॉजिक की वजह से, लॉजिक नहीं कहेंगे, इस कंसेप्ट के वजह से हम लोग कॉस थीटा का यूज़ करते हैं, क्योंकि रिजॉल्व करके ऐसे आता है एफ कॉस थीटा। ये था पूरा टॉपिक। अब सेकेंड हम कहे थे 3 इसका लॉजिक है, तो सेकेंड लॉजिक क्या है, सेकेंड लॉजिक के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो सपोज करो ये एक क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, क्या है, इंक्लाइंड सरफेस, ऐसे करके। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है m मास का, और इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन को देखते रहो, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते लगाते ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, ले आए, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे ले आए। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऑब्वियसली है डिस्प्लेसमेंट ये रहा हमारा, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट s, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि वर्क डन बताओ, व्हाट इज़ वर्क डन, तो हम लोग ऐसा कहेंगे क्या, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ और डिस्प्लेसमेंट है हमारा s। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि फोर्स लग रहा है भाई इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, पर डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में s है, s डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है। तो कंसेप्ट नंबर 1 का ही यहाँ पे फॉर्मूला लगता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट एक, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर f cos थीटा और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s sin थीटा, सॉरी f बोल दिए थे, तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है f cos थीटा और ऊपर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है f sin थीटा।
और हम लोग को पता है वर्क जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ये रहा हमारा सेकेंड कंसेप्ट, क्योंकि हम क्यों कॉस थीटा का यूज़ करते हैं, हम क्यों यहाँ पे कॉस थीटा का पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, साइन थीटा टैन थीटा का क्यों नहीं यूज़ करते हैं। अब हम मेरा थर्ड लॉजिक क्या है या फिर थर्ड कंसेप्ट क्या है कि एफ कॉस थीटा क्यों आता है। तो हम प्रीवियस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाए थे। किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है, जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारा वर्क डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका प्रोडक्ट वर्क है। वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। जब वेक्टर और वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन होकर उसका जो प्रोडक्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उस केस में उस दोनों को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ओके, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, एक सी आता है जो कि सी एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे। और हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा क्यों यूज़ करते हैं। अगर ये लॉजिक, ये थर्ड कंसेप्ट हमारा समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो कि इसके लिए हम लोग को वेक्टर अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। और इसी के वजह से हम लोग हमेशा वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस लिखते हैं। कभी भी अगर वर्क हमारा एफ क्रॉस एस है ना, तो ये गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट, और ये हुआ डॉट प्रोडक्ट, और दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो इस केस में ये क्या हुआ, ये सही हुआ, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, अभी तक हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए कि वर्क क्या होता है, वर्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर वर्क का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर वर्क एंगल पे दिया है, वर्क एट एंगल, ओके, फोर्स एंगल पे लग रहा है, तो हम लोग वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्लास 11th का टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन बाय मैनी फोर्सेस, बाय मल्टीपल फोर्स। मिट जा, हाउ टू कैलकुलेट वर्क बाय मल्टीपल फोर्स, बाय मल्टीपल फोर्स। मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज ये हमारा एक बॉडी है, ध्यान से सुनना, ओके, मास m का, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग F इस डायरेक्शन में, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 60 डिग्री एंगल पे, सेकेंड फोर्स, ओके, और इस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 120 डिग्री पे, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब बताओ, नाउ फाइंड वर्क डन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे बताओ। हाँ, तो इस ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग को पता है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में हम लोग 2 + 2 को सीधा 4 कहते हैं। और पर वेक्टर एडिशन में ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पर स्केलर है, इसका मतलब हर एक सेपरेट फोर्स का एक तुम क्या कर लो, सेपरेट फोर्स का वर्क डन निकाल लो और सबको ऐड कर दो।
यहाँ पे भूल गए कि एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एस क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो लेट्स सपोज कि हम लोग F1 फोर्स से कितना वर्क हुआ? F1 फोर्स से वर्क हुआ F1 इंटू एस, इतना फोर्स हुआ। सेकेंड F2 फोर्स से कितना वर्क हुआ? F2 फोर्स से वर्क हुआ F2s cos 60 डिग्री, इतना वर्क हुआ। अभी हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। और थर्ड वर्क कितना हुआ? F3 फोर्स से, तो F3s cos 120 डिग्री। ओके, और ये तीनों वर्क निकल गया तो टोटल वर्क हो जाएगा वर्क 1 प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3। सिंपल है, ये सिंपल कंसेप्ट। सो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्स। सो अब यहाँ तक ही हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स मान के चलो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, 2 सेकेंड पे 15 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, फिर 4 सेकेंड पे 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और 5 सेकेंड पे 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो उस टाइम में हम लोग कैसे करेंगे? वर्क अगर टाइम का वेरिएबल है, फोर्स अगर टाइम का वेरिएबल है, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन लगेगा। ये 10th लेवल तक ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए 10th लेवल तक का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।